स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पे थे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मतलब किसी गोलीय अवतल सतह पर अपवर्तन का सूत्र। रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए, अवतल गोलीय सतह पर अपवर्तन। अब देखो, ये डेरिवेशन थोड़ा बड़े होंगे। एक्चुअली में तुम्हें डेरिवेशन को इस तरह सीखना है कि रे डायग्राम कैसे बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम समझोगे तो मुश्किल से मुश्किल डेरिवेशन भी आपके इजी हो जाएंगे। समझना क्या है आपको, बहुत ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम कि किरण आरेख कैसे बन रहा है। देखो, ये मैंने कॉनकेव सरफेस ले लिया, स्फेरिकल है, गोलीय है, अवतल है। ये इसका मुख्य एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस है। आप जान चुके हो सारी डिस्टेंस P से ही मेजरमेंट की जाती है, पोल से। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु रखी, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा O, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये रेस सरफेस पर आई, दैट इज सपोज करो ये A पर, यहां पर आई, ठीक है, कहां पर आई, A पर। तो अब देखिए, अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना, ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हमें नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ करना होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का लॉ, अपवर्तन का नियम लगाना है, स्नेल का नियम। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि हमेशा कर्वेचर, वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए आगे क्या हुआ। अब ये तो आपका एयर था और ये आपका ग्लास था। यानी अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक N2 ले लीजिए। ठीक, अब चूंकि एयर रेयर है और ग्लास, कांच, डेंस है, मतलब ये सघन है और विरल है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये जो अब लाइट होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जान चुके हो। तो जब तुम इसको बैकवर्ड, पीछे बढ़ाओगे, तो ये प्रिंसिपल एक्स पर जहां मिलेगी वो होगा इमेज आई। वो क्या होगा, इमेज आई। रे डायग्राम को ही ध्यान से सीखना है। हमने यहाँ पर इसकी हाइट AM मान ली। क्या मान ली हाइट? AM। ध्यान रखना, हम आगे कहेंगे आपसे कि ग्लास और लेंस इज वेरी थिन, ये बहुत पतला है, इसलिए M पॉइंट P पर ही लाई करेगा। यानी लेंस के पतला होने के कारण हम M को P पर मान लेंगे। ठीक, रीजन क्या है, लेंस इज वेरी थिन, लेंस बहुत पतला है। अब देखिए यहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल निकालेंगे। तो मैं इस पर से कर दूं, ये तो हो गया I और ये हो गया R, ये हो गया R। इज इट क्लियर? अब देखिए, इसको और इसको देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। ये क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख। ये R है तो ये भी R हुआ। क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख। ठीक, अब हमने इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा और इसको मान लिया गामा। अल्फा, बीटा, गामा ले लिया। अब आप मेरे साथ ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल OAC आपको दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल OAC में ये जो गामा लिया गया था, ये एक्सटर्नल एंगल था। गामा क्या था, एक्सटर्नल, बहिष्कोण कहते हैं।
एक्सटर्नल एंगल था, और आपको मालूम है कि एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग रीजन भी लिखेंगे। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू टू इंटरनल एंगल। अब ट्रायंगल ओ ए सी में गामा एक्सटर्नल है, तो इंटरनल अल्फा और आई है। क्या है? अल्फा और आई। ठीक, तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? गामा माइनस अल्फा। क्या हुआ? गामा माइनस अल्फा। देखो एक्चुअली में तो मालूम है कि हम लोग रिफ्रैक्शन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से हमें लेंस लॉ पर जाना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमें बिना आई और आर के हमारा आगे कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम देखो आई निकाले हैं, अभी आगे हम आर भी निकालने वाले हैं। अब आप जरा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल देखिए आई ए सी, आई ए सी। इसमें भी देखिए एक्सटर्नल एंगल गामा मिल रहा है, जो कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा ना। तो एक था बीटा और एक था आर। इंटरनल एंगल पर ध्यान दीजिए, बीटा और आर, बीटा प्लस आर। देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि रे डायग्राम का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देखना है कि रे डायग्राम फॉर्मेट कैसे किया, तब ये चीज़ें और इजी लगेंगी। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, तो हमारे पास आया गामा माइनस बीटा। अब हमारे आई भी आ चुके हैं, हमारे आर भी आ चुके हैं, तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास? स्नेल के पास। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब चूंकि लेंस को हम बहुत थिन मान चुके हैं, पहले ही लेंस को थिन मान चुके हैं, इसलिए साइन और साइन को नहीं देखेंगे, ये निग्लेक्टेबल हो जाएंगे। और अब इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल। तो हमारे पास आया आई n1 इज इक्वल टू आर n2। अब यहाँ से आई का और यहाँ से आर का मान पुटअप किया जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? गामा माइनस अल्फा n1, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बीटा और फिर ये n2। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, यही बचा है कि ब्रैकेट को क्लोज करके खोलकर इन लोगों को अंदर मल्टीपल कर दें। तो ये मल्टीपल करिए, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। देखो मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि मेन फिजिक्स ये रे डायग्राम बनाने में थी, बाकी ये ज्योमेट्री तुम बचपन से करते चले आ रहे हो कि इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिजिक्स तो यहाँ पर लगी थी, ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। अब सिंपल सी बात है, गामा गामा को एक साइड कर लें और अल्फा बीटा को एक साइड कर लें। ठीक, गामा को एक साइड, अल्फा बीटा को एक साइड। तो इधर लाएं तो ये n2 बीटा माइनस n1 गामा इज इक्वल टू आपके पास आएगा n2 गामा माइनस n2 गामा माइनस n1 गामा। अब आप गामा कॉमन ले लेना, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 गामा। फिर तो देख लो मैंने क्या बोल दिया, n2 बीटा माइनस n1। ठीक, फिर गामा जो आपने कॉमन लिया था उसको आप कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, गामा को कॉमन ले लिया, सॉरी ये n1 है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए n2 बीटा n1 अल्फा, ठीक, एक तरफ ला रहे हैं, और जब गामा को एक साइड रखेंगे तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि गामा हमें कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा n2 माइनस n1। इज इट क्लियर? ठीक, देखो किया क्या, फिगर को समझा,
आई की वैल्यू को फाइंड आउट किया, आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया, स्नेल लॉ में वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद कोई रास्ता नहीं था, क्रॉस मल्टीपल किया, फिर गामा एक साइड अल्फा बीटा एक साइड किया। इज इट क्लियर? अब इसके आगे देखते हैं क्या होना है। अब इसके आगे डायग्राम आप देखते रहिएगा, क्योंकि हमारा काम डायग्राम से ही चलेगा और रे डायग्राम से, और हम रे डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब आप अपनी लास्ट लाइन देखिए, आपने क्या लिख लिया था यहाँ पर, मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ। आप लिख चुके थे अब तक N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू गामा कॉमन लिया था N2 माइनस N1। इज इट क्लियर? अब फिर इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में अल्फा बीटा गामा है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? अल्फा की, बीटा की और गामा की। ठीक, और किसके टर्म में निकालेंगे? टेन के। किसके टर्म में निकालेंगे? टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो टेन इसलिए लिया है क्योंकि सारी टेन में क्या आता है? बेस आता है, और सारी डिस्टेंस हमारी u, हमारा v, हमारा f, ये सब कहाँ पर है? बेस पर ही तो मिलेगा हमें, इसलिए सबको टेन के टर्म मिलेंगे। तो टेन अल्फा इसमें आइए, टेन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? am अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? mo होगी ना इसके लिए। इस ट्रायंगल को देखिए कितनी होगी? am इज इक्वल टू om लिख दीजिए। मैंने पहले कहा था mp के बहुत 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 पास में है, तो m की जगह हम क्या ले लेंगे? ap और op। अब हम अगली बार से हम लेंगे नहीं, सीधे p पे रखना, हम सीधे p पे रखते जाएंगे। देखिए ap की ये जो हाइट है ये हमने h मान ली। कितनी मान ली? h। कितनी मान ली? h। तो ap h हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना कहलाएगा? u। देखो यहाँ पे 10 गामा यहाँ निकालना है, हम 10 अल्फा निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे हैं? 10 अल्फा। ठीक है, हम क्या निकाल रहे थे? 10 अल्फा। ये है 10 अल्फा। अब इस फिगर में देखो, जितनी डिस्टेंस इधर होती है सब माइनस में, जितनी इधर होती हैं सब प्लस में। बताया ही, हम ही ने बताया है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये u क्या होगा? इस साइड है ना, तो माइनस में होगा। अब हम 10 को नगण्य मान लेंगे, नेग्लेजिबल मान लेंगे, क्योंकि हमारा लेंस थिन है। तो यहाँ से हम अल्फा इज इक्वल टू h माइनस यू रख सकते हैं इस फिगर से। इस तरह बीटा को भी देख लीजिए आप, बीटा यहाँ पर है, ये देखो बीटा है यहाँ पर, बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग सब कुछ p से लेंगे, तो जो भी परपेंडिकुलर है वो कितना आएगा? h, और बेस कहाँ है? i तक है, तो पोल से i तक की डिस्टेंस क्या होती है? v, और v इस साइड है, इसलिए किस में जाएगा? माइनस। किस में जाएगा? माइनस में। अब इसी तरह बचे हमारे गामा, तो गामा को ले लीजिए। अब गामा इनके पास है, दिखाई दे रहा है छोटे वाले, भाई फिगर कंजस्टेड होता जाएगा क्योंकि मुझे बार बार रिवाइज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? s, और ये कितना है? pc। रेडियस बन रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, जिसको कि r से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये भी इसी साइड है, तो किस में होगा? माइनस में। तो इस तरीके से आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को, बीटा को यहाँ, अल्फा को यहाँ और गामा को यहाँ रख देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें रख देना है। तो अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। पहले क्या आएगा? N2 बीटा भाई यहाँ पर है h माइनस v, फिर माइनस N1 अल्फा, N1 अल्फा। अल्फा को देखिए कितना था आपके पास? h अपॉन माइनस यू। फिर गामा, गामा कितना था आपके पास? पहले तो N2 माइनस N1 लिख दीजिए। गामा कितना आपके पास? h अपॉन माइनस आर। ओके, h तो बोथ साइड कैंसिल हो गए। ठीक, N2 माइनस वी, क्या बचा है यहाँ पर? माइनस वी, माइनस माइनस प्लस N1 u इज इक्वल टू N2 माइनस
N1 अपॉन माइनस आर। बात क्लियर हुई? सारा खेल रे डायग्राम में है। ये परपेंडिकुलर और ट्रिग्नोमेट्री तो करते रहते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, किसी भी की इक्वेशन की अगर शुरुआत माइनस से हो तो अच्छा नहीं लगता है। प्लस करना चाहें तो हम इसको भी पूरे इक्वेशन बोथ साइड माइनस से इंटू कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला स्फीयर सरफेस का, गोलीय सरफेस का। ठीक है, अब इसमें एक और काम करेंगे लिटिल बिट। बोथ साइड, आप लोग रीजन लिखा करिए, मैं मुंह से बोलना तो आप लिखा करिए। बोथ साइड, दोनों ओर हम N1 से, ऊपर की ओर N1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे N2 अपॉन N1 V, इसमें देखिए N1 डिवाइड कर दिया N1 से U। बोथ साइड हमें क्या करना है, ऊपर वाले को N1 से डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या हुआ, N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 अपॉन R। बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर वाले टर्म को N1 से डिवाइड किया है। और N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू N हम पिछले लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या होता है, N। तो ये क्या बन गया, N अपॉन V, N1 N1 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन U। यहाँ पर देखिए ये क्या बना, N, ये क्या हुआ -1 कैंसिल हो गया R। ये आपके पास और फार्मूला आ गया। ठीक, अब इन फार्मूले का यूज़ कहाँ पर है, जब हमें N1 N2 अलग अलग दिए होंगे किसी प्रॉब्लम में तो हम इसको लेकर चलेंगे, और जब हमें N एक ही जगह दिया होगा तो इसको लेकर चलेंगे। तो अगर आप 2-3 बार इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो आप बहुत ईजिली सीख लेंगे कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। हम आपको एक बार फिर से रे डायग्राम ही सिखाएं, क्योंकि रे डायग्राम ही तो मेन चीज़ थी। देखो, ये हमने एक स्फेरिकल कॉनकेव ले रखा है। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, ये C है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। एक रे ये चलेगी, इधर की सारी डिस्टेंस माइनस, इधर की डिस्टेंस प्लस। अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट से एक रे ये चली जो यहाँ पर A पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। इधर N1 ले लिया हमने, और इधर चूंकि कांच है तो N2 ले लिया है। यहाँ A रहे यहाँ। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तभी स्नेल्स लॉ लगेगा। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। ठीक, अब इसके बाद जब ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, तो चूँकि रेयर से डेंस में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, विरल से सघन में आ रही है तो लंब की ओर झुक जाएगी। इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये आपको मिलेगा I, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट U है, यहाँ से ये डिस्टेंस इमेज प्रतिबिंब यानी V है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस। ठीक है, अब देखो स्नेल का नियम लगाओ भाई, ये तो हुआ I और ये हुआ R। एक चीज़ और यहाँ गौर कर लो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख हैं, तो ये भी R हो जाएगा। फिर इस हाइट को AM मान लो, जिसको कि ज़रूरत पड़ने पे हम M को कहाँ से डायरेक्ट P पर लेंगे, लिखेंगे भी नहीं कि लेस थे कि नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। इसको क्या लिया अल्फ़ा, इसको क्या लिया बीटा, इसको क्या लिया गामा। उसके बाद वही काम तुम्हारे पास है। क्या काम तुम्हारे पास है, पहले आप क्या करोगे, अपने अच्छे बड़े डायग्राम से एक्सटर्नल बहिष्ठ कोण से I और R को वैल्यू रखना, फिर स्नेल लॉ में रखना, फिर क्रॉस मल्टीपल करना, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा एक, अल्फ़ा बीटा एक तरफ, गामा गामा एक तरफ। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद जो किया गया था वो यहाँ किया गया था। तो जो हमने अपना इक्वेशन निकाला था क्रॉस मल्टीपल करके, उसमें 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू निकाल कर फिर 10 को हटाकर केवल अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे।
इस साइड की डिस्टेंस माइनस में, इस साइड की डिस्टेंस प्लस में, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास जो एक इक्वेशन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो ये आ रहा है। ये कहाँ पर यूज़ होगा? जब दो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिए हों। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, इन दिस इक्वेशन बोथ साइड इज डिवाइडेड बाई n1, अपर पोर्शन इसका n1 से डिवाइड करिए तो n2 n बन गया, और ये आपके सामने डेरिवेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग रे डायग्राम से प्रैक्टिस करिए तो बहुत इजी आएगा। अंदर जो कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई किया है, सब आपको आता है, आप कर लोगे। रे फॉर्मेशन को सीखिए, ये ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इज इट क्लियर? तो इसको मन से करिए, अच्छे से करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। ओके, टेक केयर।